गुड मॉर्निंग बच्चों, डीएवी एनआर मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 फॉर चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। ये पार्ट 2 है जिसमें कि आपका पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पर ए में हमें क्या दिया है, इफ पी अपॉन क्यू इज अ फ्रैक्शन। अगर पी अपॉन क्यू एक फ्रैक्शन है देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m, तो कोई भी एक नेचुरल नंबर है m की जगह यू कैन टेक एनी नेचुरल नंबर इंस्टेड ऑफ m। तो इसके लिए क्या होगा, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय M अपॉन में Q मल्टीप्लाई बाय M। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर P अपॉन क्यू है, P अपॉन क्यू, P मैंने आपको बताया था P स्टैंड्स फॉर न्यूमिनेटर एंड Q स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लेती हूँ सपोज कीजिए 3 अपॉन 4। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा न्यूमिनेटर है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो न्यूमिनेटर है वो जो 3 है, 3 की जगह ये 12 आ जाए, तो 12 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 12 लाने के लिए मुझे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नीचे 4 रह गया। अब हम ऐसा नहीं कर सकते अपनी मर्जी में मैथ्स के अंदर कि अगर सपोज कीजिए कोई नंबर में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर हम न्यूमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज हमें नीचे भी अप्लाई करनी पड़ती है डिनोमिनेटर में। इसका मतलब यह है कि अगर आप न्यूमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कभी भी मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं, अगर आप प्लस करेंगे तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो प्लस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेम थिंग यही पर होती है, अगर आपने 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी आपको 4 से, इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4 को नीचे आपने डिवाइड भी किया है, उसका अपोजिट डिवाइड भी किया है। ठीक है, और ये हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया है और हमें पता है 3 4 12 होता है, तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 बन जाएगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो आपको कैसे पता लगेगा, तो उसका तरीका ये होता है कि आपको जो भी चीज बनाने के लिए बोला जाए, सपोज कीजिए आपको बोला गया न्यूमिनेटर को आपको 12 बनाना है और 3 दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो 12 है, जो 12 बनाना है और जो नंबर दिया है उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 3 1 3, 3 4 12, 4 आ गया ना, तो इससे हमें ये पता लग गया कि हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर सेम चीज यही डिनोमिनेटर में हो, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर जैसे 3 अपॉन 4 था, मैं आपको ये बोलती हूँ कि जो डिनोमिनेटर 4 है उसको आपको 12 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी यही चीज आप करेंगे कि आपने 12 को अंदर रखा, मतलब डिवाइड कर दिया, 4 से 12 को डिवाइड कर दिया, 4 3 12 हो गया, तो आपको पता लग गया कि मुझे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 9, 4 3 12, यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा, 3 4 12, 4 4 16। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, अगर आपको यहाँ पर ये चीज बोल रहा है कि, और देखिए ये जो है हमारे नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है और 4 भी एक नेचुरल नंबर है। इस प्रॉपर्टी में इसने यही चीज बोली है कि अगर P अपॉन Q इज अ फ्रैक्शन, ये P अपॉन Q फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, देन फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर है m क्या है यहाँ पर, m जो है यहाँ पर 4 है, तो हमें जो भी फ्रैक्शन दिया है हम उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें न्यूमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है, डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया है तो अगर उसका हमें न्यूमिनेटर बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाएंगे, उसकी वैल्यू को किस तरीके से हम रेज करेंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पर दी है। अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा। अब सेकंड बी वाले पार्ट में हमें क्या दिया, इफ P अपॉन Q इज अ फ्रैक्शन एंड अ नेचुरल नंबर M इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q, देन, अब ये भी सेम चीज है। देखिए यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात की थी और यहाँ पर डिवाइड की बात कर दी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं अगर P अपॉन Q हमारा रैशनल नंबर है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, यहाँ पर मैंने 15 ले लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि P अपॉन Q अगर आपका एक रैशनल नंबर है तो अगर आप ऊपर m से डिवाइड करेंगे जो कि एक नेचुरल नंबर है, नीचे भी m से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में जैसे बोलती हूँ, अगर सपोज कीजिए मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे नीचे भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। मैं अगर ऊपर कोई चीज अप्लाई कर रही हूं तो उसको नीचे भी सेम वही चीज अप्लाई करनी पड़ती है, ये रूल होता है मैथ्स का। ठीक है, तो m मतलब m यहाँ पर एक नंबर है आपका। अब
सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे P अपॉन Q आपको दिया हुआ है 12 अपॉन में 18, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बोल रहा है इसका जो डिनोमिनेटर है, ये क्या है, न्यूमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। इसके डिनोमिनेटर को आपको जो है 3 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 3? अगर देखिए, अगर हमें नंबर को बढ़ाना होता तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर जैसे मुझे यहाँ पर 3 का 12 बनाना था तो मुझे क्या करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मुझे अब 12 को 3 बनाना है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 को 12 बनाया था तो मुझे क्या करना पड़ा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि 12 को आपको 3 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर 12 को 3 बनाना है तो इसका इनवर्स करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन की जगह आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। जो आपने 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसी तरीके से 12 को 3 बनाने के लिए आपको 12 से 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर जैसे डिनोमिनेटर को 3 बनाना है तो डिनोमिनेटर को 3 बनाना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर मुझे 18 दिया है, मुझे इसको 3 बनाना है। तो मैं 3 कैसे बन सकता है, ये कैसे पता चलेगा, मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये 3 बन जाए। तो मैं इसी को 3 से डिवाइड करके देख लूंगी, 3 6 18। तो ऐसा नंबर 6 है जिसको कि अगर मैं डिवाइड करूंगी तो डिनोमिनेटर 3 बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने 6 से नीचे डिवाइड किया है तो मुझे ऊपर भी सेम चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे ऊपर भी 6 से ही न्यूमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 पर आता है। तो ये मेरा नया नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये आगे आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी, अभी मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ। अब देखिए आगे सी जो हमारा अगला ऑप्शन है उसमें क्या बोल रहा है, टू फ्रैक्शंस P अपॉन Q एंड R अपॉन S आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ P मल्टीप्लाई बाय S इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय S। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, अगर सपोज कीजिए मैंने आपको यहाँ पर 2 रैशनल नंबर दे दिए, मैंने आपको रैशनल नंबर दिया P अपॉन Q एंड R अपॉन S। अब मुझे इन दोनों को दिखाना है इक्वल, मुझे ये दिखाना है ये जो है इसके इक्वल है। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो P अपॉन Q यहां पर, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करते हैं कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले हम P जो इसका न्यूमरेटर है पहले वाले रैशनल नंबर का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर ये जो पहले नंबर का डिनोमिनेटर है इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से। सिंपल सी चीज है, इस तरीके से जाता है। देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है ना, तो P को S से मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू का साइन लगाओ, Q को R से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से होता है। Q को सॉरी P को S से और Q को R से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये चीज है आपकी। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 2/3 एंड 4/5 को आप इक्विवेलेंट दिखाइए। तो आप कैसे दिखाएंगे इक्विवेलेंट, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है हमारा PQ की फॉर्म में है, RS की फॉर्म में है। सिंपल सी चीज है, आपको इतना नहीं कुछ करना है, आपको ये देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये इक्वल आ रहा है, 2 5 10 12। अब ये क्या है, जरूरी नहीं है आपका हर नंबर इक्वल आए, तो इस केस में आपके दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो ये क्या नॉट इक्वल्स टू। इसमें ये क्या आया है कि 2 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 3 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 10, इसका आंसर आया 12, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो 2 नंबर्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। सिंस 10, यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस 10 इज नॉट इक्वल टू 12, हैंस गिवन रैशनल नंबर्स, hence given rational numbers are not equivalent। और अगर इक्वल आ जाते हैं तो आप लिख देंगे hence given rational numbers are equivalent। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है, अ फ्रैक्शन P अपॉन Q इज सेट टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म इफ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब यहाँ पर ये चीज बोल रहा है, हमारा P अपॉन Q कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2/3, इसको मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही चीज होती है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में तब बोलूंगी मैं जब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन। कॉमन फैक्टर मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये दो नंबर ऐसे होंगे जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे और किसी भी टेबल में नहीं आएंगे। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर अगर P अपॉन Q को 12 अपॉन 18 ले लेती हूँ, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गए। देखिए 3 4 12, 3 6 18, उसके बाद 4 और 6 आ गया, 4 अपॉन 6 आ गया। क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी कैंसिल होंगे। 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3। अब क्या कोई ऐसा एक टेबल है जिसमें 2 और 3 दोनों आते हो? नहीं, क्यों? ये दोनों एक टेबल में नहीं आते और इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे। इसीलिए अब इनको हम ये बोल सकते हैं कि P एंड Q जो है अपने P अपॉन Q जो है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है नंबर जो हमें दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड, फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड एज P अपॉन Q इज लेस देन R अपॉन S, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, P अपॉन Q इज ग्रेटर देन R अपॉन S। देखिए सिंपल सी चीज है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। यहाँ पे P अपॉन Q और R अपॉन S ले लिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं इससे और दूसरे दोनों तरीकों से आपको बता देती हूँ। P अपॉन Q मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ भी लिया, R अपॉन S यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, P अपॉन Q यहाँ भी लिया और R अपॉन S यहाँ भी लिया। ठीक है। अब देखिए अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ, जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन किस बेस पर हो सकता है? कोई भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हम किस बेस पर कर सकते हैं? या तो पहली चीज दूसरी चीज से बड़ी होगी, या पहली चीज की वैल्यू दूसरी चीज की वैल्यू के इक्वल होगी, या फिर पहली चीज की वैल्यू दूसरी चीज की वैल्यू से कम होगी, लेस देन होगी। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, इक्वल्स टू का साइन होता है, या लेस देन का साइन होता है। इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए जैसे कि अभी हमारा ऊपर वाला एग्जाम्पल था, चलिए इसको स्किप कर दीजिए। अगर सपोज करो मैं यहां पर डालती हूं, यही वाला ऊपर वाला ही डाल देती हूँ, इसका इन्वर्स करके डालती हूँ। 4/5 और 2/3 में मुझे कंपैरिजन करना है, कौन सा ग्रेटर है? तो कैसे करूंगी? ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। मैंने अभी आपको बताया 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ गया? 4 3 12 आ गया और ये आ गया 5 2 10। तो क्या इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगाना सही है? नहीं है ना, क्योंकि 12 हमें पता है 10 से बड़ा होता है, तो इसके बीच में कौन सा साइन लगेगा? ग्रेटर देन। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि 4 यहां पर आ रहा है, तो ये नंबर जो है, ये जो फ्रैक्शन है, ये इस फ्रैक्शन से ग्रेटर आ गया। अब इक्वल्स टू की बात करते हैं। अब मैं सारे नंबर इक्वल डाल देती हूँ, यहाँ पर 2/2, यहाँ 2/2 डाल देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 4 और 4 के बीच में कौन सा रिलेशन बिल्ट हो सकता है? 4 और 4 इक्वल है, तो इक्वल्स टू का साइन आ गया। ठीक है। अब अगर मुझे लेस देन करना है, इसकी वैल्यू को कम दिखाना है, तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ। यहाँ पर 2/3 लिख दिया मैंने, यहाँ पर P अपॉन Q की जगह मैंने 2/3 लिख दिया और R अपॉन S की जगह मैंने 4/5 लिख दिया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 से कितना आ गया? 10 और 3 4 से कितना आ गया? 12। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? ऑब्वियसली 10 इज लेस देन 12। ठीक है। तो कंपैरिजन इसी बेस पर होता है। कोई भी चीज, कोई भी एक नंबर या कोई भी एक चीज दूसरी चीज से कोई भी एक नंबर बड़ा हो सकता है, या फिर दूसरे नंबर के इक्वल हो सकता है, या फिर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। या जैसे कि यहाँ पर 12 इज ग्रेटर देन 10, 4 इज इक्वल टू 4 एंड 10 इज लेस देन 12। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपका चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।